नमस्कार। हमारे इंडियन अचीवर्स के सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए हमारा दिल से आभार। दोस्तों, मोदी जी तो मार्केटिंग के मास्टर हैं और उन्होंने अभी अपने जो अड़ोसी-पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी अपनी जो नीति है, उसमें भी कुछ बदलाव किया। क्योंकि मालदीव पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ काफ़ी कुछ उगल रहा है और चीन की तरफ उसका रुख बढ़ रहा है। तो मोदी जी ने हमारे अपने जो टूरिस्ट प्लेस हैं, खासकर लक्षद्वीप, उसको उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से प्रमोट किया और भारत के उन लोगों को एक मैसेज दिया जो मालदीव में घूमने जाते थे कि भई वैसे ही टापू हमारे देश में भी हैं, तो आप क्यों नहीं लक्षद्वीप की ओर रुख करते। लेकिन वो शायद मोदी जी एक बात भूल गए कि इसके अलावा एक और टापू है जो दक्षिण में है, अंडमान निकोबार। उसमें भी जहाँ पर काले पानी की सज़ा दी जाती थी और सेल्युलर जेल है, उसको भी उन्होंने अगर थोड़ा-सा प्रमोट करने की कोशिश की होती, तो शायद वहाँ पर भी हमारे पर्यटकों का रुख जा सकता था। तो हमारे जो संपादक महोदय हैं डॉक्टर विजय गौड़, आजकल वो भारत भ्रमण पर आए हुए हैं और अंडमान निकोबार घूमने गए हुए हैं। मैं भी 2016 में अपने परिवार के साथ गया था और हमारा तो सारा ध्यान वहाँ की जो बीचेज़ हैं उस पर था। तो गौड़ साहब हमारे वहाँ पर अनुभव ले रहे हैं कि इस वक़्त पिछले 10 सालों में अंडमान निकोबार में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं या वो कैसी जगह है? क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारा राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आज हम जो चर्चा रहेगी, उसमें हो सकता है कि कुछ राजनीति का पुट भी हो, क्योंकि गौड़ साहब आज अपने फर्स्ट हैंड अनुभव बताएँगे कि वहाँ पर उनका कैसा घूमना-फिरना चल रहा है। गौड़ साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज एक बार फिर आप मेहमान के रूप में हैं इस कार्यक्रम में। तो आप गौड़ साहब शायद पिछले महीने भारत यात्रा पर आए हैं और अभी इस महीने के अंत तक शायद रहेंगे आप। तो आप अब अंडमान निकोबार घूमने गए हैं, आपने मेरे ख्याल से आप पिछले 2-3 साल बाद आए हैं भारत में। तो अब आपको यहाँ पर क्या फ़र्क नज़र आया? और अपने अंडमान निकोबार के बारे में हम उसके बाद बात करेंगे। पहले आप इमीडिएटली भारत आने पर आपका कैसा रहा? देखिए राजीव जी, मैं भारत 4 साल बाद आया हूँ। हुँ, हुँ। कोविड के दौरान नहीं आ पाया और 2019 के बाद अब 2024 में आया हूँ। तो भारत के बारे में जो 4 साल के अंतराल में जो चेंजेस हैं, वो महसूस होती हैं। जैसे भीड़ बढ़ गई है सड़कों पे, जैसे दिल्ली का मौसम में धुंध बढ़ गई है, पॉल्यूशन के कारण वो इतनी बढ़ गई है कि आपको समय पे एयरपोर्ट पहुंचना तक मुश्किल हो जाता है कई बार। और क्या बताऊं मैं, थोड़ी सी सफाई बेटर हुई है पहले से, थोड़ा लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले से। और जो एक अच्छी बात नज़र आई भारत में इस बार की, लगभग सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स की चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं आप लोगों को। नई-नई मॉल्स हैं, नए-नए ग्राहक हैं, नया-नया मध्य जो वर्ग है वो हमारा बढ़ा है और लोगों की बाइंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है। चीज़ें महँगी हुई हैं। 4 साल पहले भी जो चीज़ ₹500 की थी, आज वो ₹1000 की हो गई है। तो महँगाई तो बढ़ी है। मुझे लगता है गौड़ साहब आप दिल्ली के उस एरियाज़ में ज़्यादा रह रहे हैं, जिसको लुटियंस दिल्ली भी कहते हैं और नई दिल्ली का एरिया जो कि साफ़ ही रहता है ज़्यादातर। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाकी हिस्सों की तरफ भी रुख करते तो आपको पता चलता कि गंदगी का क्या हाल है यहाँ पर, पॉल्यूशन का क्या हाल है, सड़कों पर बेतरतीब ट्रैफ़िक का क्या हाल है। कुछ नहीं बदला जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है कि आपने उस एरिये को देखा जहाँ पर ये सब कंट्रोल्ड है। जी, हो सकता है, हो सकता है। मैंने उसी एरिया को देखा जहाँ मैं पिछले 15 साल से हर बार आकर रुकता हूँ। तो मेरा हाँ, आकलन वही है कि वो एरिया पहले जितना गंदा रहता था, वो अब साफ रहता है।
तो मेरा अब तो पैरामीटर यही है कि हम्म। जिसके ऊपर मैं अपना। चीजें भी महंगी हो गई हैं, काफी महंगी हो गई हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में वो सरकार है जो केंद्र में नहीं है, तो ये आपस की जो गुटबंदी है या लड़ाई है, उसका भी काफी असर पड़ता है, जिसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। और जी। चूंकि इनको वोट चाहिए, तो ये किसी भी तरीके से वोट के लिए हर चीज का कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो खैर, अब आप आजकल अंडमान निकोबार गए हुए हैं, आपका वहां पर कैसा अनुभव चल रहा है? देखिए राजीव जी, मैं पहली बार अंडमान निकोबार आया हूँ, तो जी। मेरा तो ये पहली बार ही इस टापू को देखना हुआ है। और मुझे बताया गया कि एक चेन ऑफ टापू है, बहुत सारे टापू हैं, 500 से अधिक हैं, कुछ में लोग रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है। पोर्ट ब्लेयर में मैं रहा, आज भी वहीं हूँ। तो पोर्ट ब्लेयर में किस दृष्टि से आपको बताऊं? देखिए, सफाई भाई, की दृष्टि टूरिस्ट से, प्लेस की नजर से बताइए आप। सफाई की दृष्टि से अच्छा है। लोग, मोस्टली लोग गंदगी नहीं मचाते हैं यहाँ दिल्ली की तरह, साफ रहते हैं, सड़कें साफ हैं, लोगों की साफ रहने की आदत है, लगता है शहर को देख के। दूसरा, कमोबेश जो क्राइम है वो नहीं है। सबसे सुखद बात यह है कि हॉर्न वाली कल्चर जो महानगरों में हम दिल्ली में भारत में देखते हैं, वो नहीं है। लोग बड़ी मजबूरी में हॉर्न बजाते हैं, और बजाते भी तो हैं बड़ा धीमे से, दूसरे को परेशानी ना हो। तीसरी बात, अब हम आ जाएं डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसकी बहुत कमी है। मैं अगर ये द्वीप जो हैं हमारे, बहुत सुंदर जगह है। हवाई से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, तो हवाई से नेचर ने हमें हवाई से ज़्यादा ही कुछ दिया है यहाँ। पर जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, वो हम कर नहीं पाए इसका अभी तक। लोगों के पास बहुत कम है जीने के लिए यहाँ। जैसे मुझे ये बताया मेरे सूत्रों ने कि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठते हैं, कोई असेंबली तो है नहीं यहाँ, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं आईएएस लोग, और वो जो लाल फीताशाही है। तो जब कोई नया प्रपोजल लेके आता है, सपोज कोई आदमी आके कहता है जी ये टूरिज्म को लेके मैं ये प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, ये होगा तो इस तरह का बढ़ जाएगा, तो वो कहते हैं कि भाई 10-10 साल पड़ी रहती है वो फाइल, और वो कहते हैं भाई ऐसा कोई प्रेसिडेंट तो है नहीं, हमें पता नहीं क्या करना है इसका। दूसरा, लाल फीताशाही के कारण अब आपको हैरानी होगी कि पिछले 15 साल से यहाँ लैंड यूज भी चेंज नहीं हुआ है। लोग होटल तो बना रहे हैं, पर वो बिना उस लैंड यूज को चेंज किए बना रहे हैं, बस बेतरतीब वो ग्रोथ है, कोई कहीं पे बना के खड़ा कर लिया है, तो वो है। दूसरा, टूरिज्म इंडस्ट्री में एक दो होटल को छोड़ के कोई भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का होटल नहीं है। उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है होटल इंडस्ट्री में भी, जो बड़ी नॉर्मल और आम सुविधा की चीज़ें हैं लोगों के लिए, उसकी अभी कमी है। मैं ये नहीं कहता कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, पर है ऐसा। उसके बाद जो छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे मैं, एक आइलैंड है नील, नील, तो मैं नील पे गया, छोटा सा आइलैंड है, 7-7.5 मील लंबाई है, 3-3.5 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो अजीब बात यह हुई कि वहां पे एक भी केमिस्ट की दुकान नहीं है। 4,000 लोग रहते हैं। जब कितनी मैंने पॉपुलेशन पूछा, होगी वहां की? 4,000, अच्छा। और 4,000, केमिस्ट शॉप नहीं है कोई भी? नहीं कोई केमिस्ट शॉप नहीं है। होमी हॉस्पिटल्स वगैरह कोई सरकारी? एक एक डिस्पेंसरी है सरकारी, उसमें एक हम्म। डॉक्टर है और एक डिस्पेंसर है। तो वो आते हैं 9 बजे, वो अपने समय पे 4 बजे तक बैठते हैं, जो भी समय है उनका। पर अगर कोई अब इतने टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, वो टूरिज्म का अच्छा खासा सेंटर है, सुंदर जगह है,
तो वहाँ अगर किसी टूरिस्ट को चोट लग जाए तो ऑर्थोपेडिक का तो कोई सर्जन है नहीं वहाँ। अगर आपका पैर टूट गया मान लो किसी चट्टान से गिर के, तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कमी है। इसके बारे में मुझे नहीं पता क्यों सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, देना चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि केंद्र इसको जो है देख-रेख करता है इसकी, है ना जी? केंद्र ही वहाँ हाँ, पर आईएएस ऑफिसर को भेजता है, नहीं तो आपको लगता नहीं मैंने मैंने यहाँ पोर्ट ब्लेयर में एक ऐसे सज्जन से बात की, जो हुँ, सरकारी नौकर हैं और जो 2 साल तक वहाँ नील आइलैंड पे पोस्टेड रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है कि वहाँ पे कोई केमिस्ट शॉप नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ, वहाँ कोई केमिस्ट शॉप नहीं है। तो मैंने कहा तो कैसे करते हैं लोग? तो उन्होंने हँस के कहा बीमार ही नहीं पड़ते लोग। अब ये तो कोई संभव नहीं है कि एक एक मतलब छोटी से छोटी दवाई अवेलेबल नहीं है आपको, सिर्फ आपको डिस्पेंसरी में जाएँगे और उसका समय है, वो सरकारी डिस्पेंसरी है। तो उसके कंपैरिज़न में अगर दिल्ली में 4,000 लोग 2, 3, 4 सोसाइटीज़ में रह रहे हों, मैं नोएडा में जहाँ रुका था कुछ दिन पहले, तो वहाँ मतलब लाइन में बैठे हैं 20 डॉक्टर, पॉलीक्लिनिक अलग से है, थोड़ी दूरी पे चले जाओ तो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो ऐसा ये भी पॉपुलेशन है, देश के नागरिक हैं, उनको वो सुविधाएँ नहीं है। नहीं, तो इसमें ये सब कमी है, इसके पीछे क्या वजह है? ये मतलब केंद्र इसको डेवलप नहीं करना चाहती, या इसको चाइना इस तरीके से तो चाइना इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा किसी भी दिन आकर? अब देखिए ये तो सवाल हमें किसी मतलब सरकार के आदमी से पूछना पड़ेगा। गुप्ता जी मैं तो कैसे बताऊँ? भई पर नहीं, गौड़ साहब, आप मोदी जी के काफ़ी उनको काफ़ी मान देते हैं और आपके हिसाब से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट करने की कोशिश करी है, उनको ये अंडमान निकोबार को भी करना चाहिए था, और उनके कंट्रोल में तो है ये भी, नहीं इसका ये प्रशासन। करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये और मुझे नहीं लगता जिस गति से ये पोर्ट ब्लेयर का भी डेवलपमेंट हुआ है, उस गति से तो शायद अगले 100 साल इसी धीमी गति से चलता रहेगा। अच्छा, कोई हमें बता रहा था कि वहाँ पर मैं यहाँ पोर्ट ब्लेयर की जो आज ही मुझे किसी ने घटना बताई है, 3 दिन पहले एक आदमी की उँगली कट गई। हुँ, हुँ। वो गया यहाँ पे हॉस्पिटल, कहने को एक मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे। तो वो गया, तो वो उन्होंने एक उसमें जार में उस उँगली को डाल के और जो सॉल्यूशन डाल के उसको कहा कि अब तुम जो है ना चेन्नई चले जाओ और ओह! जो होगा वही होगा। तो अरे! ये स्थिति है कि अगर मान लो छोटी से छोटी आपको इमरजेंसी यहाँ हो जाती है, ये पोर्ट ब्लेयर की हालत है, हुँ, तो हुँ, हुँ। आपको फिर कलकत्ता या चेन्नई जाना पड़ेगा अच्छा। और और उसके लिए फिर आप कैसे जाएँगे? जहाज़ से जाएँगे, पैसे भी चाहिए। अब हर आदमी के पास तो नहीं होता इतने साधन, तो ये स्थिति है। बच्चों के एजुकेशन को लेके भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। हैवलॉक में कॉलेज नहीं है, नील आइलैंड पे कॉलेज नहीं है, 12वीं तक का स्कूल हैवलॉक पे है, नील आइलैंड पे 10वीं तक का स्कूल है। वो बच्चे सारे पोर्ट ब्लेयर में आते हैं पढ़ने। मुझे बताया गया कि सरकार ने उनको हॉस्टल की सुविधा दी हुई है और वो रहते हैं यहाँ पे और यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। छोटे टापुओं पे कॉलेजेस तो कम से कम खोल ही दिए जाने चाहिए और पर्टिकुलरली जिस तरह देश में अब आईटी ने बहुत तरक्की की है, तो इन स्थानों के बच्चों को भी इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए जहाँ वो तो यहाँ पर इंटरनेट और वाईफ़ाई की क्या सुविधा है? कैसी सुविधा है? पैथेटिक है वो सिचुएशन। ओह! मतलब अ, पोर्ट ब्लेयर में थोड़ी ठीक है, ज़्यादा नहीं। पर छोटे आइलैंड्स पे हैवलॉक और नील में मैं गया हूँ, वहाँ कोई स्थिति नहीं है, मतलब आपका कुछ भी चलता नहीं है। हुँ, अगर आप हुँ, एक हुँ। ग्रुप के लोग हैं और एक होटल में है और दूसरा बाहर है तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हुँ, और हुँ, हुँ। उसको हम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे बेच रहे हैं। सड़कें हैं नील में, 7 किलोमीटर की सड़क भी नहीं हम बना सकते, टूटी हुई है वो सारी। अरे! हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? पूरी सिटी में 60-65 कारें हैं, टैक्सीज़ हैं। उनमें से
2 कारें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक है, बाकी सब पेट्रोल की है। अच्छा। पेट्रोल के लिए एक ही गैस स्टेशन है पूरी सिटी में। अगर उसको कुछ हो जाए तो फिर सिटी के पास पेट्रोल नहीं है, और वो पेट्रोल भी डोंगी से जाता है पोर्ट ब्लेयर से, अच्छा। ड्रम्स। तो हम्म। बहुत तरह से चीजों को टैकल किया। तो एक बात बताइए कि जैसे ये अभी कल बजट में भी पिछले दिनों बजट में भी ये निर्मला जी ने कहा कि भाई 80 करोड़ लोगों को हम फ्री खाना दे रहे हैं और 20 करोड़ लोगों को चूल्हा दे दिया है। तो ये जो सुविधाएं जो गवर्नमेंट दावे कर रही है, इसका कुछ वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता है वहां, या अब वहां मुझे नहीं गरीब है ही नहीं? पता, मतलब कमाल की ये बात है कि उस नील आइलैंड में 90% घरों के ऊपर भगवा झंडा था। हम्म। सभी कारों के ऊपर भगवा झंडा था। मार्केट में वो जो भगवा झंडे हैं उससे अटा पड़ा था बाजार। तो तो इस वो लोग जो समर्थक हैं इस सारी मुहिम के, जो देशव्यापी मुहिम मोदी जी चला रहे हैं, मेरी नजर में वो इतने इग्नोर्ड क्यों हैं? उसके बदले में हम उन जगहों पे जहां 95% पॉपुलेशन दूसरी तरह की है, उसको डेवलप करने की तो हम नेशनल लेवल पे एक आवाज देते हैं कि भाई हम करेंगे उसको। नहीं, तो फिर ये बताइए कि वहां पर 90% घरों में, छतों पर, कारों में झंडे पहुंच गए हैं, और ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो आज की तो तारीख में भी वहां नहीं है, जबकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो आपको लगता नहीं है कितनी अजीब सी स्थिति? ये तो बड़ी अजीब सी वो है बात अजीब कि भाई, अजीब है, क्योंकि बीएसएनएल सिर्फ चलता है, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये जो मुकेश अंबानी जी हैं, जो पूरे हिंदुस्तान को अपने बिजनेस में उन्होंने लपेट लिया है, तो उन्होंने भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया क्या? अब मैं कैसे बताऊं, ये तो आप उनसे सर, बात कर आपको सकते आपको तो बताना तो पड़ेगा हैं। ही, क्योंकि आप तो पूरी तरह से मोदी भक्त हैं, तो ये तो नहीं, आपका फर्ज मुझे बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेरी सर्विस है, जो इन छोटे आइलैंड्स और पोर्ट ब्लेयर के बीच में है, हम्म। जो काफी वेल मेंटेन्ड है और समय पे चलती है और साफ है, साफ हम्म। सुथरी है, उसके रहमो करम पे छोड़ दिया गया है कुछ पॉपुलेशन को। अगर कोई आदमी नील आइलैंड पे बीमार पड़ता है तो उन्होंने मुझे बताया कि जी दिन में बीमार पड़ता है तो उसको हम फेरी से पोर्ट ब्लेयर भेज देते हैं। ओहो हो हो। तो तो वो अगर मान लो रात को बीमार पड़ा, मैंने पूछा उससे, तो वो हंसने लगा, हम्म, सच कहने लगा रात को पड़ेगा तो वेट करना पड़ेगा अगले दिन का। मैंने वो ओहो। तो है। और जहाँ तक ये फिर ये बच्चों के जन्म की बात है, उसको लेकर वहां पर कितनी वो है? बच्चों के जन्म को लेके मेरी बात किसी से हुई नहीं, मतलब आपका वो है कि भाई कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ है वहां पे, जी। इस तरह की कोई बात मेरी हुई नहीं किसी से। तो वहां पर फिर अगर स्कूल है ही नहीं, तो फिर महिला जो लड़कियां हैं उनके लिए तो फिर बिल्कुल ही सुविधाएं नहीं होंगी वहां पर। नहीं, स्कूल 10th तक है, 10वीं तक स्कूल है। मैंने बच्चों को ड्रेस में आते जाते देखा, सरकारी स्कूल है, हम्म। बोर्ड भी देखा उसमें। अच्छा। हम्म। सरकारी स्कूल तो है, पर स्कूल से आगे कुछ नहीं है फिर। ओके ओके। तो वैसे आपको लगता है कि क्या नाम ये आने वाले समय में क्या मोदी जी ध्यान देंगे इस तरफ कि भाई इसको भी टूरिस्ट प्लेस के रूप में? आपने जैसे बताया कि हवाई से भी अगर मुकाबला करें तो ये उससे बेटर है, नेचर का सारा इसके ऊपर वो है, तो फिर देखिए भी। राजीव जी, ये स्वर्ग है, हम्म। पर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इसको डेवलप नहीं कर पाए। ये इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये सब ना होते हुए भी इतने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अगर हम थोड़ा सुख सुविधाओं का उनकी का ध्यान कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपकी नजर में कितने विदेशी आते होंगे यहाँ पर? तो विदेशी जो मैंने पूछा, तो विदेशी कम आते हैं, अच्छा। आते हैं, पर मतलब अब इंडियन ज्यादा आते हैं। ओके। तो कुछ मोदी जी को आप मैसेज देना चाहेंगे अभी? देखिए, मेरा तो ये मैसेज है कि जैसा मैं महसूस करता हूँ, जैसा मैंने पढ़ा है इस
प्रदेश के बारे में, इस जगह के, यहाँ पे एक इलेक्टेड असेंबली जैसी चीज़ होनी चाहिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की संस्कृति है, हालांकि ये बड़ी वाइटल जगह है देश की सुरक्षा की दृष्टि से, पर अल्टीमेटली सरकार तो बनानी पड़ेगी। अब कब तक हम उसको ब्यूरोक्रेट्स के रहमो करम पे छोड़े रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपने कुछ वीडियोज़ भी बनाई होंगी, अगर जो आपने जानकारी हमारे साथ साझा करी है, अगर हो सके तो वो भी शेयर कीजिएगा। हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में हम उसको दिखाएँ वहाँ अपने इस कार्यक्रम में लोगों को। जी जरूर। ठीक है, तो ख़ैर आप एन्जॉय कीजिए। नेचर ने तो ख़ैर इसको स्वर्ग बना ही रखा है। अगर मोदी जी नहीं कुछ कर पा रहे तो इसका मतलब वो मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं और धरातल पर कम काम कर रहे हैं। ख़ैर हो सकता है आपका मैसेज उन तक पहुँच जाए। हम तो यही दुआ करेंगे कि भई अंडमान निकोबार भी लक्षद्वीप की तरह भारत के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस में अपना स्थान ग्रहण करे। ख़ैर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएँ कि आप अंडमान निकोबार को और अच्छी गहराई से देखें और हमारे साथ और जानकारी साझा करें। नमस्कार।